हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 166। इससे पहले इस कहानी के 165 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। दक्ष बोलता है कि वो अकेली हम पाँचों को नहीं हरा सकती है, और फिर तभी धैर्य ने भी दक्ष की तरफ घूर कर देखा और कहा कि साले, हुआ तो सब कुछ तेरी वजह से ही है ना, तू ही उसे बताने गया था और अब वो अकेली हम पांचों को बता दे रही है। अब उसने हमें अकेले ही बता दिया है कि वो हम सब पर भारी है, समझा। तो अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो पांचों भी ऐसे ही बातें करते हुए सीधा गार्डन की तरफ आ जाते हैं जहां पार्टी चल रही थी। सारे मेहमान धैर्य और संकल्प को ही देखे जा रहे थे। बंदरों की टुकड़ी को भी समझते देर नहीं लगी कि बानी ने अपना पासा फेंक दिया है और सबको बता दिया है उन दोनों के बारे में। पांचों ने ही अब बानी की तरफ घूर कर देखा, जो अपनी माँ के गले लगकर सुबह सुबह कर रो रही थी। पांचों ही अब गुस्से में बानी को ही देख रहे थे और फिर तभी रुद्र ने भी संकल्प के पास आकर थोड़ा सा गुस्से से संकल्प की बाजुओं को पकड़कर कहा कि ये क्या सुन रहे हैं हम, तू और धैर्य। तो संकल्प ने अभी बच्चों सा मुंह बनाकर कहा कि क्या सुना है आप लोगों ने, जरा बताइए तो हमें। तभी शुभ आगे आया और बोलता है कि संकल्प, ये तो मैं अच्छे से जानता था कि तू बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि तू इतना ज़्यादा बिगड़ गया है। सच सच बता कि बानी जो कह रही है वो सच है या फिर झूठ है। तो संकल्प ने भी धैर्य की ओर देखा तो शुभ ने भी अब संकल्प का चेहरा पकड़कर उसे अपनी तरफ गुस्से से घुमाया और बोला कि उसे क्या देख रहा है तू, मुझे देखकर बात कर, समझा। तो संकल्प ने अब नील की तरफ थोड़ा सा मासूमियत के साथ देखा तो नील ने भी बेचारा सा उम्मीद भरी नज़रों से संकल्प को ही देख रहा था। और फिर उसने निहाल की तरफ देखा तो निहाल ने भी अब अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रख लिया था, जैसे अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो संकल्प को भी समझते देर नहीं लगी कि वानर सेना अब उसे नहीं छोड़ेगी। संकल्प ने भी अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करके कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप सब चाहते क्या हो मुझसे। तभी नरेन आगे आता है और फिर उसने धैर्य की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से से बोलता है कि सच सच बताओ मुझे, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, क्या एक दूसरे के साथ तुम लोगों के कोई रिलेशन है क्या। तो धैर्य ने भी अब बानी की तरफ हैरानी से देखा, जो एक तंज भरी मुस्कान के साथ धैर्य को ही देख रही थी। धैर्य ने अब नरेन की तरफ देखकर धीरे से कहा कि पापा, मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं किससे प्यार करता हूँ। तो नरेन ने भी थोड़ा सा दांत पीसते हुए कहा कि तुम और संकल्प एक दूसरे को प्यार करते हो, है या नहीं। ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी ने तो सबसे पहले अभी अपने मुंह पर हाथ रखा और फिर एक साथ ना में अपनी गर्दन हिला दी, जैसे वो सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो। तभी जय और वीरू भी थोड़ा सा आगे आते हैं और फिर उन्होंने भी गुस्से में बंदरों की टुकड़ी को देखते हुए कहा कि तभी तो हम लोग सोच रहे थे कि तुम पांचों एक साथ ऐसे साथ में ही क्यों रहते हो, जब देखो बस एक साथ ही बाहर जाओगे, किसी को भी फ़ोन करोगे तो साथ में ही होते हो, ऐसा भी क्या प्यार है तुम सबके बीच में। ये नहीं पता था कि तुम सब इतना गंदा काम भी करते हो। बाचों ने अब अपनी आंखों पर अपना हाथ रख लिया था। तो वहीं सच्चा देवा ब्रदर्स भी, अब उन्हें भी बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी, क्योंकि अरमान रोहान तो बहुत ही अच्छे से जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है उन सब के बीच में। अरमान रोहान को हंसते हुए देखकर शोभित ने भी अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि उन दोनों को देखा और कहा कि शर्म नहीं आती है तुम दोनों को ऐसे हंसते हुए, एक तो बंदरों की टुकड़ी सबके सामने बेइज्जत हो रही है और फिर तुम दोनों भाई अपने दांत दिखा रहे हो, अपने दांत जल्दी से अंदर करो। मुझे तो यकीन नहीं आता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी निर्भय के साथ कैसे फिक्स कर दी। इतना कहकर उसने अभी निशा की तरफ देखा तो निशा ने तो अपने माथे पर अपना हाथ मार लिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि निर्भय ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। जरूर बंदरों की टुकड़ी को बानी फंसा रही है, लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा था ये उसे भी नहीं पता था। बंदरों की टुकड़ी एक बार वानर सेना को देखती और फिर एक बार वानर सेना की पत्नियों को देखती, जो अपने अपने पल्लू से अपने अपने आंसुओं को पोंछ रही थी, जैसे सच में बेचारियों को बहुत ज़्यादा शौक लगा हो। संकल्प मन ही मन खुद से बोला कि ऐसा लगता है कि हमारा घर 70 के दशक का हो गया है अब, जहां बाप बेटे को डांटता है और फिर माँ जो निरूपा राय की तरह अपने आंसुओं को पोंछती रहती हैं। लेकिन यार, ये निरूपा राय तो कॉटन की साड़ी पहनती थी ना, और ये तो 20,000 की साड़ी पहनकर अपनी ये साड़ियों को खराब कर रही। ऐसा भी क्या रोना जो अपनी साड़ियों को खराब कर रही हो। तो संकल्प भी अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था और तभी शुभ ने उसके चेहरे को पकड़कर थोड़ा सा हिला
चिल्लाते हुए कहा कि अब चुप क्यों है तू, बोलता क्यों नहीं, बता मुझे, जवान चला अपनी। बानी जो कह रही है वो सच है या फिर नहीं। तो संकल्प अब हल्के से गुस्से में बोलता है कि बस बहुत हो गया है पापा, मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मुझे कुछ भी कहेगा। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कोई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाए। इसके पास क्या प्रूफ है कि हम पांचों वो हैं। तो निव्यांश भी अब थोड़ा सा अकड़ के साथ बोलता है कि चाचू आपको क्या छोटे पैंथर पर यकीन नहीं है क्या? अगर ऐसा ही होता तो क्या नियति से मैं शादी करता? कभी भी नियति के साथ मैं शादी नहीं करता। और फिर दक्ष, उसने भी तो भागकर शादी की है। अगर मेरा मतलब है कि हमने उसे भगाकर शादी करवाई थी, वो क्या दिया से कभी शादी करता? कभी भी ना करता। सबके सामने कुछ भी बोले जा रहे हो आप। आपको अपने बच्चों पर यकीन नहीं है क्या? तो दक्ष ने भी अब अपनी माँ पापा को देखा और कहा कि हाँ बड़े पापा, कितनी गंदी सोच रखते हो आप सब, हद हो गई है यार। कोई लड़की आपके बेटे को बदनाम करेगी और फिर आप सब ऐसे ही मान लोगे, ये उम्मीद नहीं थी मुझे आप लोगों से कभी भी। इतना कहकर उसने दिया की ओर देखा और फिर दिया ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो जय ने भी तभी दक्ष का चेहरा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और थोड़ा सा गुस्से से बोलता है कि आज जब तक इस बात का खुलासा नहीं हो जाता है कि आखिर सच क्या है, कि क्या सच है और क्या झूठ है, तुम दिया की तरफ देखोगे भी नहीं, समझे? तुम्हारा और दिया का कोई रिश्ता नहीं है। अभी तक हमेशा दिया की तरफ देखते हो और फिर दिया तुम्हें हमेशा की तरह बचा लेती है और इस बार भी बचा लेगी। एक लड़की अपनी ही सगाई में झूठ क्यों बोलेगी भला? तभी निर्भय बोलता है कि लेकिन पहले प्रूफ तो करो ना कि हम सब वो हैं या फिर नहीं। जो बानी कह रही है वो सच है भी या फिर नहीं। ऐसे तो हम भी ये कह सकते हैं कि बानी का भी बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो सगाई तोड़ना चाहती है। क्या कोई हमारी बातों पर यकीन करेगा? बोलिए। और हमने भी अभी बानी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ किस करते हुए भी देखा था। अभी अभी ये सारा सीन हमने खुद देखा है। अब तो सब बानी की तरफ हैरानी से देखने लगे थे और बानी भी थोड़ा सा हैरान हो गई थी। फिर झूठ मूठ कर रोते हुए बोलती है कि मैंने आप सबको फोटो दिखाई थी ना प्रूफ के साथ, तो फिर आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? फिर उसने आपने पापा को देखकर कहा कि पापा, मैं किसी ऐसे लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती हूँ जो किसी दूसरे लड़के से प्यार करता हो, किसी दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में हो। तो संकल्प भी आगे आया और फिर बानी को देखकर बोलता है कि दिखाना वो फोटो जरा जो तुमने सबको दिखाई है, मैं भी तो देखूं कि आखिर क्या झूठ है और क्या सच है। बानी ने भी झूठ मूठ के आंसू पोंछे और फिर अपना मोबाइल संकल्प को दिखा दिया। उसमें धैर्य और संकल्प की फोटो मौजूद थी। एक फोटो में संकल्प धैर्य के गाल पर प्यार से हाथ लगा रहा था और फिर संकल्प ने एक आईब्रो चढ़ाकर एक वेटर को देखकर बोला और फिर स्क्रीन पर ये फोटो स्लाइड करो। वेटर ने भी अब मोबाइल ले लिया संकल्प के हाथों से और फिर धीरे से वहां से चला गया और एक जगह पर सेट कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे गार्डन में बड़ी सी स्क्रीन पर वो फोटो स्लाइड होने लगी थी जो कि अभी बानी ने सबको दिखाई थी। पहली फोटो में संकल्प धैर्य को पिज्जा खिला रहा था। संकल्प ने वो फोटो वहीं पर रोककर सबको दिखाकर कहा कि अगर मैं किसी का स्लाइस उठाकर नानू को खिला दूं, इसका मतलब मेरा चक्कर नानू के साथ भी चल रहा है ना? तो चलो अभी मैं ये प्रूफ कर देता हूँ। सब हैरानी से अब संकल्प को देखने लगे थे और फिर तभी नील भी हल्की आवाज में बोलता है कि हाँ, तो अपने पापा का ही तो बेटा है ना तू, इतनी जल्दी कैसे गिव अप कर देगा तू? मुझे पता है कि तू जरूर प्रूव करके रहेगा कि तू और बंदरों की टुकड़ी बिल्कुल बेकसूर है। इधर दूसरी तरफ फोटो में संकल्प धैर्य के गाल पर हाथ लगा रहा था। तो संकल्प जल्दी से भी नील के पास आया और फिर नील के गाल को बहुत ही प्यार के साथ हाथ लगाकर बोलता है कि आप बताइए बड़े पापा, क्या मेरा आपके साथ भी चक्कर चल रहा है क्या? क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? नीले ने भी धीरे से कहा कि तो तू मेरे पास ही क्यों आया? अपने पापा के पास भी तो जा सकता था। तो संकल्प ने भी धीरे से कहा कि अरे बड़े पापा, आप ना समझते नहीं हो, अगर पापा के पास जाता तो थप्पड़ लग जाता ना, इसीलिए आपके पास आया हूँ। वैसे भी आप तो मेरे यार हो ना। इतना कहकर उसने नील की तरफ आंख मार दी और फिर नील के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर वो संकल्प पर थोड़ा सा प्राउड फील करने लगा था। ऐसे ही करके संकल्प ने सारी फोटोज को जस्टिफाई कर दिया था कि उनके और बंदरों की टुकड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा है और फिर पूरी पार्टी में देखकर कहा कि अब बताइए कौन झूठा है और कौन सच्चा है? किसने अभी तक ये फोटो देकर मुझे और मेरी पार्टनर्स को गलत समझा है? पार्टी में आए हुए लोग खुसर फुसर करने लगे थे और फिर बानी जो हैरानी के साथ साथ गुस्से में संकल्प को घूर कर देख रही थी। तो संकल्प ने एक और चोट मारते हुए कहा कि नानू, मुझे ना आज सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपको बानी जैसी लड़की से धैर्य की शादी करनी चाहिए। ये लड़की सच में हमारे धैर्य के लायक नहीं है। ये तो अभी से ही इतनी सी बात को उल्टा सीधा समझ कर बैठ गई है। आप लोगों को बताने लगी, अभी से ही सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगी। आगे ना जाने ये
क्या क्या करेगी फैमिली में। हो सकता है आपके और नानी के बीच में भी ये ऐसे ही लड़ाई करवा दे, आप दोनों का भी डाइवोर्स करा दे। सब अब बानी की तरफ हैरानी से देखने लगे थे और फिर सिचुएशन की नज़ाकत को समझते हुए बानी भी जल्दी से संकल्प के सामने गई और फिर अपने हाथ जोड़कर बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो संकल्प, मुझे नहीं पता था कि तुम और धैर्य ऐसे नहीं हो, मुझे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस मैं धैर्य को ज़्यादा जानती नहीं होना शायद, इसीलिए मुझे धैर्य को लेकर थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। अब मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप सबके सब। तो संकल्प गुस्से में बानी को ही घूर घूर कर देखे जा रहा था और फिर बानी जो आंखों में पानी लिए संकल्प से माफ़ी की गुहार लगा रही थी बार बार। बानी फिर से धैर्य के पास जाती है और फिर अपनी लड़खड़ाती हुई और रोती हुई आवाज़ में बोलती है कि प्लीज़ धैर्य मुझे माफ़ कर दो ना, मैं सच कहती हूँ मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे वैसे लड़के नहीं हो, मुझे ना थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। बस मैंने तुम्हें और संकल्प को ऐसे साथ में देखा तो मुझे कुछ उल्टा सीधा ही समझ कर बैठ गई मैं, मेरे दिमाग में बस उल्टे सीधे ही ख्याल आ गए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वो घुटनों के बल बैठकर धैर्य की तरफ देखने लगती है और फिर धैर्य जो हैरानी से बानी को देख रहा था, धैर्य को अभी गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो धैर्य ने भी अब एक बार अपने पापा की तरफ देखा और फिर बानी को देखकर कहा कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे सगाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ अब तुम यहाँ से चली जाओ अपनी फैमिली को लेकर। ये सुनते ही बानी जोर जोर से रोने लगती है और फिर बंदरों की टुकड़ी जो आंखें फाड़े बस बानी को ही देख रही थी। बानी अभी मगरमच्छ के आंसू को रोते हुए बोलती है कि ऐसा मत कहो धैर्य, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कहिए धैर्य, मेरे परिवार को तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, मैं खुद ही गलतफहमी का शिकार हो गई थी, तो मैं तुमसे अब माफ़ी भी मांग रही हूँ, अब तुम मुझे ऐसे ठुकरा नहीं सकते हो, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करो। इतना कहकर बानी अपना सिर धैर्य के पैरों के पास ले जाकर रोने लगती है, लेकिन धैर्य जो 4 कदम पीछे हटकर बोलता है कि देखो बानी, सीन क्रिएट बिल्कुल भी मत करो और ना ही इतना इनोसेंट बनने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारे बारे में सारी चीज़ें पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे खुद ही शादी नहीं करना चाहती हो, उठो यहाँ से और अब मुझे तुमसे बिल्कुल भी सगाई नहीं करनी है। यह सुनकर बानी और भी तेज रोने लगती है और फिर बंदरों की टुकड़ी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वानर सेना और नानू बोल क्यों नहीं रहे, वो अभी भी ऐसे खामोश होकर क्यों सुन रहे हैं सारी चीज़ें। तो बानी रोते रोते बोलती है कि नहीं, मैं नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझसे सगाई करने के लिए हाँ नहीं करोगे, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे ही बैठी रहूँगी। पहले तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन अब तो तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो, मुझे और भी ज़्यादा मान सम्मान बढ़ गया है मेरी नज़रों में, अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ प्लीज़। तो धैर्य तो आंखें फाड़े बस अभी बानी को ही देखे जा रहा था, उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है उसे। अचानक ही उसके जहन में एक बात घूमने लगती है कि जहर देकर मार तो नहीं देगी ये मुझे, इसीलिए ये नौटंकी कर रही है। तभी मिस्टर बजाज ने भी नरेन की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज़ मिस्टर राठौड़, मानता हूँ कि मेरी बच्ची से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसने आपके बेटे पर शक करे, लेकिन वो अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता भी रही है, प्लीज़ मेरी बच्ची को एक और मौका दे दीजिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो नरेन ने भी धैर्य की तरफ देखा तो धैर्य बोलता है कि पापा, मैं ये सगाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, एक झूठी लड़की से तो बिल्कुल भी ये सगाई मैं कर ही नहीं सकता हूँ। अब सच तो कह रहा है संकल्प, आगे जाकर ये हमारी फैमिली में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, मैं ये सगाई हरगिज़ नहीं करना चाहता हूँ और अब तो मैं बिल्कुल भी बानी से सगाई नहीं करूँगा। बानी फिर से रोते हुए बोलती है कि कहते हैं ना पापी, इंसान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए, प्लीज़ मुझे भी एक मौका दे दो धैर्य प्लीज़। तो धैर्य को तो अब बानी की हरकत पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी बानी भी अपना लहंगा संभालते हुए धीरे धीरे उठती है और फिर सौम्या के पास लड़खड़ाती हुई आवाज़ में जाती है और पीछे से संकल्प ने धीरे से कहा कि गई भैंस पानी में, अब तो ये बानी हमारी नानी को पटा ही लेगी। तो बानी रोती रोती सौम्या से बोलती है कि प्लीज़ मम्मी जी एक मौका दे दीजिए मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं सच कहती हूँ इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगी आप सबको, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत ही बड़ी गलत फहमी का शिकार हो गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आखिर मैं धैर्य को जानती ही कितना हूँ, अभी मैंने कितनी ही बार धैर्य को फ़ोन करके कहा था कि वो मुझे एक बार मिल ले, मुझसे एक बार बातें कर ले, लेकिन धैर्य हर बार टाल जाता था, हर बार उन्होंने मुझे मना कर दिया, मेरी गलती नहीं है इसमें, प्लीज़ मम्मी जी धैर्य से कहिए ना कि मुझसे सगाई कर लेगा, वो मुझसे एक बार तो मौका दे दे। बंदरों की टुकड़ी भी बानी की हरकतों को समझ रही थी और फिर बानी ने भी एक नज़र बंदरों की टुकड़ी की तरफ देखा और फिर एक तंज भरी मुस्कान के साथ उन्हें घूरने लगी और फिर अपने आंसुओं को पोंछ दिए। फिर वो सौम्या को देखकर थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए बोलती
कहती है कि प्लीज़ आंटी एक मौका तो दे दीजिए ना मुझे। लेकिन इस बार धैर्य ने फिर से गुस्से में कहा कि माँ मैं बानी से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, तो प्लीज़ इसे कोई भी मौका देने की ज़रूरत नहीं है। सौम्या को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। मिस्टर बजाज ने भी उम्मीद भरी नज़रों से नरेन की तरफ देखा तो नरेन बोलता है कि सौम्या बानी को चुप करवाओ, ये सगाई अभी के अभी होगी। ये सुनते ही बंदरों की टुकड़ी तो आंखें हैरानी से फैलाकर नरेन और सौम्या को देखने लगी। तभी संकल्प गुस्से में बोलता है कि नानू बहुत हुआ है, अभी मैंने आप सबके सामने ये प्रूफ किया है कि ये लड़की कितनी बड़ी झूठी है, कितनी ज़्यादा मक्कार है। उसके बावजूद भी आप उस धैर्य की सगाई इसके लिए हाँ कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। तो धैर्य ने भी गुस्से में कहा कि पापा मैं ये सगाई बिल्कुल नहीं करूँगा। तो नरेन ने गुस्से में धैर्य की तरफ देखते हुए कहा कि चुपचाप से यहाँ आ जाओ, समझे तुम, और बानी को अंगूठी पहनाओ। लेकिन धैर्य जो अपनी जगह से एक कदम भी अभी हिला नहीं था, बल्कि वो और भी ज़्यादा गुस्से में नरेन को देख रहा था। तो नरेन ने भी सौम्या की तरफ आंखें दिखाते हुए उसे इशारा किया। तो सौम्या ने भी धैर्य की उम्मीद भरी नज़रों से देखा और फिर धैर्य ने भी ना में एक बार फिर से गर्दन हिला दी। तो नरेन ने भी सौम्या को देखकर हल्के से गुस्से में फिर से कहा कि सौम्या अपने बच्चे को समझा लो, तुम अभी अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आओ, वो बानी को अंगूठी पहनाएगा। मैंने कह दिया ना ये सगाई होकर रहेगी। तो निव्यांश अभी कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने गुस्से में कहा कि निव्यांश बस बहुत हो गया है, मिस्टर राठौड़ बच्चे नहीं हैं अब, समझे, एक उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे, तुम चुपचाप से यहाँ पर खड़े रहो। बंदरों की टुकड़ी तो हैरानी से अब नील को देखने लगी थी और ये पहली बार था कि जब नील ने बच्चों का साथ नहीं दिया था, नहीं तो हमेशा वो बंदरों की टुकड़ी का साथ देता था। निर्भय भी हैरानी से नील को ही देख रहा था और फिर तभी निहाल बोलता है कि निर्भय सुना नहीं ना तुमने कि नील ने भी क्या कहा है, तुम में से कोई भी अब कुछ नहीं बोलेगा। मिस्टर राठौड़ जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे होंगे, सोच समझ कर ही कर रहे हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। और तभी नरेन ने फिर से धैर्य की तरफ देखकर गुस्से में कहा कि धैर्य तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया है क्या, यहाँ पर आओ और बानी को अंगूठी पहनाओ अभी के अभी। तो धैर्य अभी हैरानी से अपने पापा को ही देखे जा रहा था और फिर उसने सौम्या का देखा तो सौम्या तो पहले से ही उसे उम्मीद भरी नज़रों के साथ देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो कि प्लीज़ बेटा ये सगाई कर लो। तभी किट्टू ने रुद्र से कहा कि रुद्र अगर धैर्य ये सगाई नहीं करना चाहता है तो प्लीज़ आप उसके पापा से कहिए ना कि ये सगाई रोक दे, उसके लिए दूसरी कोई लड़की और पसंद कर ले। तभी दिशा भी रुद्र के पास आकर बोलती है कि हाँ जीजू देखो ना धैर्य की आंखों में वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो ये शादी नहीं करना चाहता है, वो मना भी कर रहा है, मना कर दीजिए ना आप पापा से प्लीज़। तो रुद्र ने अभी दोनों ही बहनों को समझाते हुए कहा कि तुम बस तमाशा देखो, तुम जितना ज़्यादा शरीफ अपने भाई को समझती हो ना, इतना ज़्यादा शरीफ ये है नहीं, जो हो रहा है होने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी ही देर में तुम्हारे भाई की सगाई हो जाएगी और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। दोनों ही बहनें हैरानी से अब रुद्र को देख रही थी। तो किट्टू ने अभी हल्के से गुस्से में कहा कि रुद्र या तो आप ये सगाई अभी के अभी रोक लो, वरना आपको तो मैं घर जाकर बताऊंगी अच्छे से। तो रुद्र तो आंखें फाड़े बस अब किट्टू को ही देखे जा रहा था और फिर तभी दिशा ने भी अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा कि हाँ जीजू दीदी बिल्कुल सही कह रही, अगर आपने ये शादी नहीं रोकी ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। किट्टू ने भी दिशा को देखकर कहा कि क्या सही कह रही है तू, तुझसे तो छोटा शेर भी सीधा नहीं होता, जाकर अपने छोटे शेर से क्यों नहीं कह देती कि वो ये सगाई रुकवा दे, शायद वो कुछ जुगाड़ कर दे और ये सगाई रुक जाए। तो दिशा ने हैरानी से किट्टू की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ किट्टू दी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तू बिल्कुल सही कह रही है, अभी जाती हूँ उसके पास और उससे कहती हूँ। इतना कहकर वो सीधा शुभ के पास चली जाती है और फिर उसने भी शुभ को अपनी आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहा कि आप देख रहे हो ना धैर्य सगाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस सगाई से, लेकिन पापा उसके पीछे जबरदस्ती पड़े हुए हैं, तो जाकर अभी के अभी ये सगाई रोकिए ना आप। तो शुभ ने भी दिशा की कमर पर हाथ डालकर उसे थोड़ा सा सटाकर उसकी आंखों में देखकर कहा कि तुम्हारे गुस्से में मैं डरता नहीं हूँ, समझे तुम, और हाँ ये तुम ये गुस्सा किया भी मत करो मुझसे, क्योंकि मुझे तुम्हारे गुस्से से बिल्कुल डर नहीं लगता है, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा और फिर तुम जानती हो ना फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो दिशा तो आंखें फाड़े बस शुभ को ही देखे जा रही थी। उसने भी शुभ के हाथ पर थोड़ा सा मारते हुए कहा कि शर्म नहीं आती है आपको, एक जवान बेटे के बाप हो गए हो और फिर भी सबके सामने ऐसी बातें करते हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है आपके अंदर। तो शुभ ने भी अब दिशा के चेहरे को पकड़कर थोड़ा सा हिलाते हुए कहा कि तो फिर मेरा पिकाचू मुझे परेशान क्यों करता है, हर वक्त मुझे परेशान मत किया करो। तो दिशा मुंह बनाकर अब शुभ को देखने लगी थी। तो शुभ बोलता है कि परेशान मत हो, पापा जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं धैर्य के साथ, धैर्य के लिए ये लड़की बिल्कुल सही है, यकीन नहीं आता है तो अपनी आंखों से खुद ही देख लो। इतना कहकर उसने दिशा का चेहरा धैर्य और नरेन की तरफ घुमा दिया था और फिर नरेन ने भी गुस्से में कहा कि धैर्य यहाँ पर आओ अभी के अभी,
ये लास्ट बार है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो धैर्य को भी समझ में आ गया था कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है। वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे मेहमान मौजूद थे, उसके बावजूद भी उसने कई बार सगाई करने के लिए मना कर दिया था। अपने पापा और अपनी मम्मी को बहुत बार मना किया था, लेकिन फिर भी उसके पापा मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो वो भी मजबूर होकर चुपचाप से अपने पापा के पास चला गया था। तो नरेन ने भी बानी को देखकर कहा कि अंगूठी पहनाओ बेटा। बानी भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को पोंछ लेती है, जो कि उसकी आंखों में बिल्कुल थे ही नहीं। वो तो बस रोने का नाटक कर रही थी। और फिर उसने अपनी माँ की हाथों से अंगूठी लेकर धैर्य का हाथ पकड़ लिया पहनाने के लिए। तो धैर्य ने भी कसकर मुट्ठी बांधी हुई थी। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका चेहरा देखकर साफ ये पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा गुस्से में है और इस सगाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है। बानी ने धैर्य की मुट्ठी खोलने की कोशिश करी, लेकिन बानी के बस एक बार धैर्य की मुट्ठी खोलना नहीं चाहता था। और फिर तभी नरेन ने गुस्से से धैर्य को देखा और फिर अपनी आंखें दिखाते हुए कहा कि चुपचाप से अपना हाथ खोलो। धैर्य ने हाथ खोल दिया और फिर बानी ने अंगूठी पहना दी। बंदरों की टुकड़ी को छोड़कर बाकी सब क्लैपिंग कर रहे थे और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। अरमान और रोहान को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, लेकिन शोभित ने उन्हें पहले ही आंखें दिखाकर रखी थी और उन्हें चुप करवा कर रखा था, जिस वजह से दोनों ही चुपचाप से बस खड़े होकर धैर्य और बानी की सगाई देख रहे थे। नरेन ने फिर से सौम्या को गुस्से से देखकर कहा कि सौम्या ने भी अंगूठी धीरे से धैर्य के हाथ में थमा दी। और फिर नरेन बोलता है कि धैर्य, बानी को अंगूठी पहनाओ अभी के अभी। तो धैर्य के हाथ एकदम से कांप रहे थे और चेहरे पर तो गुस्सा साफ नजर आ रहा था। धैर्य ने एक बार फिर से अपने पापा की तरफ गुस्से से देखा और धीरे से कहा कि पापा प्लीज, मैं ये सगाई नहीं करना चाहता हूँ। तो नरेन अभी भी सुलगती हुई आंखों से धीरे से बोलता है कि यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं और मैं इन सब के बीच में तुम्हें और ज़्यादा नहीं डांटना चाहता हूँ, इसीलिए जो कह रहा हूँ तो वो बेहतर होगा। मेरी बात को मान लो, चुपचाप इज्जत के साथ अंगूठी पहना दो, मेरी इज्जत का सवाल है, समझे तुम। धैर्य ने भी बानी का हाथ पकड़ा और फिर तभी संकल्प ने पीछे से कहा कि नानू, आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो ये करके। तो नरेन ने भी शुभ की तरफ देखा, जो दिशा के साथ बिजी था, और फिर थोड़ा सा तेज आवाज में बोलता है कि छोटे शेर, अपने चीते को समझा ले तू, यहाँ पर पटर पटर करने की जरूरत नहीं है इसे। शुभ ने भी थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि अरे पापा जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, संकल्प कुछ भी नहीं करेगा, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा है। इतना कहकर शुभ ने संकल्प की तरफ घूर कर देखा और फिर संकल्प ने भी गुस्से में अपना मुंह एक तरफ घुमा लिया, क्योंकि वो धैर्य को ऐसे बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। निव्यांश, दक्ष, निर्भय तीनों ही अब धैर्य को देख रहे थे। तीनों को ही बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तीनों ही अब कुछ नहीं कर सकते थे। तो धैर्य के हाथ तो बहुत ज्यादा कांप रहे थे। वो बानी को अंगूठी पहनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंगूठी उसके हाथ से गिर जाएगी, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था बानी के साथ सगाई करने का। उसने एक बार फिर से नरेन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और फिर नरेन ने इस बार धैर्य की बाजू थोड़ा सा गुस्से में पकड़कर धैर्य को अपनी तरफ घुमाया और फिर खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। ये नज़ारा देखकर तो बंदरों की टुकड़ी आंखें एकदम से बाहर आ चुकी थी। सब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि आखिर नरेन ने पहली बार जो धैर्य पर हाथ उठाया था। चांटे की आवाज़ सुनकर संकल्प ने भी एकदम से पलट कर देखा तो धैर्य का चेहरा एक तरफ हो चुका था। कुछ ही देर के लिए पार्टी में एकदम से सन्नाटा पसर गया था। तो वहीं दूसरी तरफ सोमनाथ स्टडी रूम में बैठा हुआ था। सोमनाथ किसी को फोन करके सब कुछ सुन रहा था। उसने गुस्से में कहा कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम दोनों भाइयों को जान से मार दो, लेकिन तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से वो दोनों ही भाई बच गए और वो आज हंसी खुशी अपना परिवार जी रहे हैं, समझे तुम। इधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर, हमने तो मारने की पूरी प्लानिंग भी कर ली थी, पूरा जोर लगाया था, मगर वो दोनों ही भाई बचकर निकल गए। कहीं से दो जवान लड़के आ गए और फिर उन्हें बचाकर लेकर चले गए। तो सोमनाथ ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर गुस्से से बोलता है कि ठीक है, आज जान से मार देना तुम उन दोनों भाइयों को, नहीं तो दोनों में से किसी एक को तो जरूर ही मार दोगे। मैं ना मुंह मांगी कीमत दूंगा तुम्हें, लेकिन हाँ, अगर दोनों में से किसी को भी नहीं मार पाए तो फिर समझ लेना आज के बाद मुझे बिल्कुल भी फोन मत करना, तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि रुद्र और नील दोनों ही जिंदा रहें अपनी मेरी आंखों के सामने। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। और फिर तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो सोमनाथ ने पलट कर देखा तो वहां पर अनुष्का खड़ी हुई थी। अनुष्का के हाथ में भी कॉफी का कप था। अनुष्का भी थोड़ा तंज भरी मुस्कान के साथ बोलती है कि पापा, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं हूं ना आपके साथ, आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं। तो सोमनाथ ने गुस्से में कहा कि पिछले कितने ही सालों से मैं उस परिवार को अटैक करवा रहा हूँ, कितने सालों से मैं उन परिवार को ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार वो बच जाते हैं। किसी एक की तो मौत हो ही जानी चाहिए। अब वो परिवार
एकदम से टूट जाएगा अगर कोई भी एक मर गया उनमें से। मैं उन्हें रोता हुआ देखना चाहता हूँ, तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। अनुष्का ने भी अपना फोन निकाला और फिर किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए थोड़ा सा गुस्से से कहा कि रुद्र प्रताप सिंह का एक्सीडेंट करवा दो, आज के आज ही उसका एक्सीडेंट हो जाना चाहिए। तो रुद्र बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, समझ गए ना तुम। इतना कहकर अनुष्का ने भी फोन कट कर दिया और फिर सोमनाथ ने भी अनुष्का को देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि ऐसे इंस्ट्रक्शन तो मैंने ना जाने कितनी बार दिए हैं, लेकिन आज तक परिवार का कुछ भी नहीं हुआ है। तो अनुष्का ने भी तंज भरी मुस्कान के साथ कहा कि आपकी बात बिल्कुल अलग थी पापा, और फिर आपकी बेटी की बात बिल्कुल अलग है। वो काम नहीं आते थे जो आप उन्हें देते थे, लेकिन मैं जिन्हें हायर करती हूँ ना वो बाहर से आते हैं। और फिर आप शायद भूल गए हो, जय और जिया की बेटियों का किडनैप भी तो मैंने ही आदमियों ने करवाया था, मैंने ही तो उन लोगों की बेटियों को किडनैप करवाया था। तो सोमनाथ ने भी हंसकर बोला कि लेकिन मैंने उन्हें रुद्र की बेटियों को किडनैप करने के लिए कहा था, गलती से वो जय और जिया की बेटियों को ले आया था। तो अनुष्का ने भी कॉफी का सिप लेते हुए कहा कि पापा लेकिन किसी को तो किडनैप किया था ना उन्होंने, मतलब हमारा काम किया तो था उन्होंने, खाली हाथ तो नहीं आए थे। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर रुद्र की बेटी कौन है और कौन जिया और जय की बेटी है, इसीलिए गलती से उन्होंने उन दोनों लड़कियों का किडनैप कर लिया था। मगर खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, वो चीज़ें बीत चुकी हैं। हमारा प्लान कुछ तो कामयाब हुआ था ना पापा, आज हमारा प्लान पूरा का पूरा कामयाब होगा। जिया सारी जिंदगी यही समझती रही कि रुद्र की वजह से ही उसकी बेटियों का किडनैप हो गया है और इसीलिए वो उसे गुनहगार समझती थी। सोमनाथ बोलता है कि तुमने तो रुद्र की बेटी को भी मारने की कोशिश की थी ना, लेकिन आज तक उसे मार नहीं पाई और पता भी नहीं है कि उसका बेटा जिंदा है या फिर मर गया है। अनुष्का अपने पापा के सामने आते हुए बोलती है कि कमाल करते हैं पापा आप भी, एक तो मैं आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रही हूँ, आपका साथ दे रही हूँ, और फिर आप हो जो कि मुझ में ही कमी निकाल रहे हो, मेरी ही कमी मुझे बता रहे हो। अगर आपका वो पार्टनर अजीत नहीं होता ना तो फिर मैं सच कहती हूँ मैं रुद्र के बेटे को अब तक मार चुकी होती। सोमनाथ भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि पार्टनर नहीं है वो मेरा गद्दार है, गद्दार दुश्मन है वो मेरा। अनुष्का ने भी सोमनाथ को रिलैक्स करवाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है पापा, आप शांत हो जाइए, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप परेशान मत होइए, कल तक आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो अनुष्का के शांत करवाने से सोमनाथ थोड़ा सा शांत हो गया था और फिर अनुष्का बोलती है कि जानती हूँ पापा कि आप रुद्र की लाश देखना चाहते हो, उसके परिवार को तड़पता बिलखता देखना चाहते हो, और फिर बहुत ही जल्द मैं आपको रुद्र की लाश गिफ्ट भी करूंगी, बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज़ दूंगी। इधर दूसरी तरफ पार्टी में एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ था। धैर्य नजर झुकाकर नरेन के सामने खड़ा हुआ था और फिर नरेन ने भी धैर्य की बाजू पकड़कर कहा कि सच सच बताओ कि सगाई क्यों नहीं करना चाहते हो, क्या कमी है बानी में, क्यों तुम इतनी छोटी सी बात को इतना ज्यादा खींच रहे हो। तो धैर्य ने हल्की नजर उठाकर नरेन को देखा तो नरेन ने भी उसे आंखें दिखाते हुए कहा कि एक आखिरी मौका देता हूँ तुझे धैर्य, सच सच बोल दे वरना आज के आज ही तुम्हें बानी के साथ सगाई करवा कर विदा कर दूंगा, समझा तू। तो धैर्य ने भी नरेन की तरफ देखकर धीरे से कहा कि पापा मैं बताना चाहता था कि पापा आप जानते हो क्या कि पापा मैं हिम्मत नहीं कर पाया। बंदरों की टुकड़ी हैरानी से बस नरेन और धैर्य को ही देखे जा रही थी और फिर मन ही मन ये प्रे कर रही थी कि कुछ भी करके धैर्य हिम्मत करके अपने पापा को सच बता दे। वानर सेना भी अब उन दोनों को ही देखे जा रही थी और फिर अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, ना ही सचादेवा ब्रदर्स कुछ समझ पा रहे थे। नरेन ने फिर से थोड़ा सा गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि धैर्य तुम नरेन राठौड़ के बेटे हो, नरेन राठौड़ के, तुम्हारे अंदर अकड़ होनी चाहिए, एकदम से एटीट्यूड होना चाहिए, इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रहे हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ऐसे हिचकिचा कर अपनी जिंदगी जिए, साफ साफ बोलो कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुमने अगर साफ साफ आज बोल दिया तो बिल्कुल ठीक है, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूंगा, मैं जबरदस्ती तुम्हारी शादी बानी के साथ करवाऊंगा। बंदरों की टुकड़ी को भी समझते देर नहीं लगी कि शायद नरेन को भी पता चल गया है कि धैर्य पहले से ही शादीशुदा है। तो नरेन भी अब कुछ नहीं बोलता है और निव्यांश आगे आया और फिर आगे आकर बोलता है कि नानू मैं बताता हूँ आपको, मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। तो निव्यांश ने भी इतना ही कहा था कि तभी नरेन ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा कि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे निव्यांश, ये धैर्य की फाइट है तो धैर्य ही बोलेगा, उसे क्या चाहिए वो अपने लिए खुद ही स्टैंड लेगा, वो खुद ही अपने लिए लड़ेगा, तुम नहीं बोलोगे, बीच में कोई भी नहीं कुछ बोलेगा। तो बोलो धैर्य तुम क्या बोलना चाहते हो, तुम सगाई करोगे या नहीं। तो धैर्य ने भी अपने पापा की तरफ देखा और फिर कहा कि पापा मैं शादीशुदा हूँ। और ये सुनते ही पूरी पार्टी हैरानी से धैर्य को देखने लगी थी और सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वानर सेना के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और सौम्या उसके तो चेहरे की रंगत एकदम से उड़ गई थी। उसे तो धैर्य की बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था, वो तो बस आंखें फाड़े
हैरानी से धैर्य को देख रही थी। और तभी नरेन ने सौम्या की ओर देखकर कहा कि सुना सुना अपने लाडले की बात तुमने, तुम्हारा बेटा शादीशुदा है, शादीशुदा। तो नरेन ने अभी धैर्य की तरफ देखकर गुस्से से कहा कि सुन लिया सौम्या, सुन लिया ना सबने कि ये क्या कह रहा है, अपने लाडले की बात शादीशुदा है तुम्हारा बेटा पहले से ही, और फिर उसने हमें ये बात बताना जरूरी भी नहीं समझा। आज तक ये बात किसी को भी नहीं पता है और तुम जानती हो तुम्हारी बहू कौन है। तो धैर्य तो अभी आंखें फाड़े अपने पापा को ही देखे जा रहा था और बंदरों की टुकड़ी भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि आखिर नरेन को कैसे पता चला ये सारी चीजें। सौम्या आगे आकर बोलती है कि ये क्या कह रहे हैं आप नरेन, ये क्या ये सच है। तो नरेन ने भी धैर्य की तरफ आंखें दिखाते हुए गुस्से से कहा कि सुनाई नहीं दे रहा है तुझे, तुम्हारी माँ ने कुछ पूछा है तुझसे, बता अपनी माँ को, अपनी माँ को सच सच बताओ तुम, क्योंकि मुझे सच बताने की हिम्मत तो तुम्हारे अंदर है नहीं, तो कम से कम अपनी माँ को ही सच बता दो। तो धैर्य ने भी अपनी माँ की तरफ देखा और फिर कहा कि हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनते ही सौम्या आंखें फाड़े बस धैर्य को ही देखने लगती है। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर धैर्य बोल क्या रहा है। और फिर तभी धैर्य ने अपनी गलती मानते हुए अपना सिर झुकाकर कहा कि माँ मेरी ही गलती है, सारी गलती मेरी है, मुझे पहले ही आप सबको बता देना चाहिए था, लेकिन मेरी शादी बहुत ही ज़्यादा अजीब हालातों में हुई थी, इसीलिए मैं किसी को भी कुछ नहीं बता पाया, मैं किसी को भी नहीं बता पाया, और इन सब में मेरे अकेले की गलती नहीं है। ये खड़ी है ना मेरे पीछे बंदरों की टुकड़ी, ये बंदरों की टुकड़ी की ही सारी की सारी गलती है, सब इन्हीं की वजह से हुआ है, आप सब इनसे खुद ही पूछ लीजिए। इतना कहकर धैर्य ने भी अपने पीछे पलट कर देखा तो बंदरों की टुकड़ी तो वहाँ से गायब हो चुकी थी, जैसे वहाँ पर तो कोई है ही नहीं, सब अकेले अब धैर्य को ही घूर रहे थे। सारे के सारे गार्डन के एक कोने में आकर पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, क्योंकि अब वो धैर्य के साथ पिटने वाले नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि धैर्य के साथ उनकी भी पिटाई हो। वैसे भी वो लोग निश्चिंत हो गए थे कि अब तो धैर्य की सगाई पानी से होगी नहीं, इसीलिए वो सब वहाँ से रफू चेकर हो गए थे। धैर्य ने हैरानी से उस पेड़ की तरफ घूर कर देखा और कहा कि सालो मुझे अकेला छोड़कर खुद वहाँ जाकर खड़े हो गए, छुप गए चुपचाप से आगे आ जाओ, वरना मैं अकेला यहाँ पर नहीं पिटूंगा, समझे तुम सब के सब। निव्यांश कम से कम तू तो आजा मेरे साथ, और वैसे भी तूने तो धानी को अपनी बेटी बोला था ना, तू तो अपना बेटी मानता है उसे, तो अब इसका परमानेंट कन्यादान करने का टाइम आ गया है, तो तू जाकर पेड़ के पीछे छुप गया है, बंदरों की टुकड़ी के साथ दे रहा है, तो प्लीज मेरे पास आजा प्लीज निव्यांश। इतना कहकर धैर्य ने नील की तरफ देखा तो नील भी अब आंखें हैरानी से फैलाकर उसे ही देख रहा था। उसने हैरानी से कहा कि कन्यादान मतलब? तो धैर्य बोलता है कि बड़े पापा, धानी का कन्यादान इसी ने ही किया था, इसी ने ही उसे अपना बेटी माना था, और फिर अब देखो कैसे जाकर पीछे पेड़ के छुप गया है और मेरा साथ भी नहीं दे रहा है, इसे प्लीज बुला दीजिए ना मेरे पास। रुद्र ने पूछा कि लेकिन वो लड़की है कहाँ पर जिसकी जिंदगी तुमने सबने खराब करी है मिलकर, तुमने किसकी जिंदगी खराब करी है। ये सुनकर वानर सेना के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन धैर्य की आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थी। उसने भी अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा कि क्या कहना चाहते हो जीजू आप, कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसके साथ शादी करके, ऐसा कैसे कह सकते हो जीजू, मेरी शादी जिस लड़की से होगी उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी क्या। ये सुनते ही वानर सेना ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और जैसे कहना चाहता हूँ कि तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वानर सेना की बीवी अभी भी बहुत ज्यादा हैरानी से धैर्य को ही देख रही थी, उन्हें भी नहीं पता था कि धैर्य की शादी हो चुकी है और धैर्य पहले से ही शादीशुदा है। नरेन ने भी गुस्से में कहा कि धैर्य तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने एक लड़की से शादी की है और फिर वो लड़की इस घर में नौकरानी बनकर रह रही है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी पत्नी को नौकरानी का दर्जा देकर बैठे हो, लेकिन तुमने कभी भी उस लड़की के लिए आवाज नहीं उठाई हमारे सामने। इतना कहकर नरेन ने धैर्य की तरफ देखा और फिर एक कदम और आगे बढ़ा और फिर धैर्य जो डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया था। धैर्य ने भी अपने दोनों हाथ अपने पापा को दिखाते हुए कहा कि पापा पापा प्लीज आप पहले मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मैं बहुत ज्यादा डर गया था आप दोनों को देखकर। तो नरेन भी गुस्से में अपनी बाजुओं को फोल्ड करता हुआ धैर्य के पास आने लगा था और फिर धैर्य भी डर के मारे पीछे हटता हुआ बोलता है कि पापा प्लीज आप अचानक से आ गए थे ना, तो फिर मुझे समझ में नहीं आया, मैं कुछ भी नहीं समझ पाया कि मैं आप दोनों से क्या बोलूं। और फिर उस वक्त निव्यांश नियति के बीच में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसीलिए वो नहीं बता पाया आपको और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आप सबको आकर सच बताता। सॉरी पापा प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए मुझे, अब तो मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन नरेन तो आज जैसे धैर्य पर हाथ साफ करने के पूरे मूड में आ चुका था। अचानक ही धैर्य जो पीछे हटता हुआ धानी से जा लगता है, तो धैर्य ने भी पलट कर देखा तो धानी के हाथ में एक बड़ा सा बैग रखा हुआ था। शायद धानी हमेशा के लिए वहां से आज जाना चाहती थी, वो हमेशा के लिए धैर्य और उसकी फैमिली को छोड़कर चली जाती। तो धैर्य ने उस वक्त धानी के बैग पर ध्यान नहीं दिया और फिर जल्दी से उसके पीछे आ गया और धैर्य बोलता है कि पापा
यही लड़की है, यही है धानी जिसके साथ मेरी शादी हुई है। तो नरेन ने भी गुस्से में कहा कि हाँ 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 जानता हूँ मैं, बेवकूफ़ इंसान, मुझे पता है। धानी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन नरेन नरेन का गुस्सा तो देखकर वो इतना समझ गई थी कि धैर्य की खैर नहीं, अब तो धैर्य की पिटाई होना बिल्कुल निश्चिंत है। जहाँ तक उसने उस घर में चीज़ों को समझा था, वो ये तो अच्छे से समझ गई थी कि धैर्य को अपने पापा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो अपने पापा के सामने अपनी ज़बान नहीं खोल पाता है और फिर शायद इसीलिए वो थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था सच बताने की। धानी को लगा कि धैर्य के पापा धैर्य पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और शायद अब उसे बहुत ज़्यादा पीटने वाले भी हैं। इसीलिए वो भी बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ जोड़कर बोलती है कि सर इनकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, प्लीज़ प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो नरेन तो अभी हैरानी से बस धानी को ही देखे जा रहा था, जो अपनी नम आंखों से नरेन की तरफ हाथ जोड़े हुए खड़ी होती और धैर्य के लिए माफ़ी मांग रही थी। तो नरेन ने अपने मन ही मन खुद से कहा कि धैर्य ने इस लड़की को ऑलमोस्ट घर की नौकरानी बना दिया, उसे इतना ज़्यादा परेशान किया, घर के नौकरों की तरह उसके साथ बिहेव किया और ये लड़की अभी भी धैर्य को बचाने के लिए उसकी ही गलती अपने ऊपर ले रही है, उसे बचाना चाहती है। ये कैसी लड़की है। फिर उसने धानी को देखकर प्यार से कहा कौन सी गलती। तो धानी एकदम से चुप हो गई थी, उसे तो पता भी नहीं था कि गलती क्या है, आखिर वो बोल क्या रही है। वो भी एकदम से लड़खड़ा गई और फिर धैर्य ने भी अपना सिर एकदम से पटक लिया, वो भी धानी के कंधे पर ही पटक लिया और धानी ने भी हल्का सा पलट कर धैर्य की तरफ देखा। तो धैर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया और इतने में ही नरेन ने फिर से थोड़ा सा तेज आवाज़ में कहा कि धानी तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी गलती है तुम्हारी, बताओ मुझे कि आखिर क्या हुआ है। तो धानी अब भी कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप से खड़ी रहती है। उसे तो पता ही नहीं था कि नरेन को उसकी शादी के बारे में पहले से ही पता चल गया है, इसीलिए वो चुपचाप से खड़ी रहती है और फिर भरी हुई आंखों से नरेन को उम्मीद भरी नजरों के साथ देख रही थी। आज धानी को भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। इस बार नरेन ने थोड़ा सा तेज आवाज में कहा कि बहू तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी गलती है तुम्हारी, बताओ मुझे। जैसे ही नरेन के मुंह से बहू सुना, धानी की आंखें तो बड़ी हो गई थी, धैर्य के चेहरे पर तो मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं बंदरों की टुकड़ी भी उस कोने से निकलकर भागती हुई सीधा धैर्य के पास आ गई थी और फिर सारे मिलकर आपस में डांस करने लगे थे। आज बंदरों की टुकड़ी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। सचादेवा ब्रदर्स तो बंदरों की टुकड़ी को ही देख रहे थे, उनके चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और रोहान ने भी अरमान से धीरे से कहा कि तो फाइनली नानू ने धैर्य और धानी के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ही लिया है, फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। अरमान ने हैरानी से रोहान को देखकर कहा कि नानू ये तो क्या बोल रहा है। तो रोहान ने भी मुस्कुरा कर बोला कि अरे जब बंदरों की टुकड़ी उन्हें नानू बोलती है तो फिर हमारे भी तो वो नानू हुए ना, तो हम भी तो उन्हें नानू ही बोलेंगे यार। तो अरमान ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो वहीं धानी जो चुपचाप से खड़ी हुई बंदरों की टुकड़ी को ही नाचता हुआ देख रही थी, उसे भी अब थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा था उसे, मगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी निव्यांश ने धानी के हाथों को पकड़कर उसे घुमाते हुए कहा कि तुमने सुना नानू ने क्या कहा, अभी तुम्हें बहू कहा है। तो धानी ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी धैर्य आगे आया और फिर उसने सबके सामने धानी को अपने गोद में उठाया और फिर गोल गोल घुमा दिया। धानी तो बस आंखें फाड़ी सबको देख रही थी, उसका तो दिमाग जैसे काम करना ही बंद हो गया हो, वहाँ पर अभी क्या हो रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बल्कि धैर्य के ऐसा करने से तो उसके दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। उसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब उसके फैमिली वाले क्या सोचेंगे। जैसे ही धैर्य ने उसे नीचे उतारा वैसे ही वो नम आंखों से घबराती हुई नरेन को देखने लगती है और फिर नरेन ने भी मुस्कुराकर उसके सिर पर प्यार से अपना हाथ रखा और फिर कहा कि मुझे पता चल गया है बेटा कि तुम मेरी बहू हो, तुम इस घर की बहू हो, समझी तुम, अब तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। धानी अभी भी कुछ नहीं बोलती है, उसके लिए तो ये सब कुछ जैसे सपना जैसा था, उसका दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा था, उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। वो वैसे ही की वैसे ही खड़ी रहती है और फिर तभी धैर्य ने उसे पीछे से अपने गले लगाते हुए प्यार से कहा कि धानी मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, सबको हमारे बारे में जरूर पता चलेगा। और ये सुनते ही नरेन ने गुस्से में धैर्य को देखकर कहा कि क्या ठीक हो जाएगा, तुमने क्या ठीक कर दिया है, बता मुझे। वो तो कल रात मैंने तुम्हें धानी के कमरे में जाते हुए देख लिया था और तब मुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि तुम धानी से प्यार करती
करते हो और फिर मेरा दिमाग एकदम से खनक गया। मुझे पता चला कि तुम धानी से प्यार करते हो और फिर मैंने रातों रात सारी चीज़ें पता लग पाया। तो मुझे ये भी पता चला कि तुमने तो धानी से पहले से ही शादी भी की हुई है और फिर इन सब में बंदरों की टुकड़ी भी शामिल है, इसीलिए मुझे ना थोड़ा सा वक्त लग गया इन लोगों को टाइट करने में। इतना कहकर नरेन ने गुस्से में वानरसेना को भी देखा तो नील ने भी दोनों हाथ उठाकर कहा कि सच कहता हूँ मिस्टर राठौड़, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा समझदार हो गया और इतना ज़्यादा बड़ा भी हो गया है कि वो लड़कियों के कन्यादान भी करने लगा है। उसकी खुद की एक बेटी भी हो गई है, मुझे तो आज तक इस बारे में नहीं पता था। ये सुनते ही निव्यांश के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो थोड़ा सा शर्माने की एक्टिंग भी करने लगा था। और फिर तभी रुद्र ने भी हल्के से गुस्से में कहा कि बस कर छोटे पैंथर, अपने पापा की एक्टिंग तो बिल्कुल भी मत कर, तेरे ऊपर ना बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, बिल्कुल टू कॉपी अपने पापा जैसा ही हो गया है। तुझे तो कम से कम हमें बताना चाहिए था ना, लेकिन तूने तो हमें भी बताना जरूरी नहीं समझा। तेरी वजह से धैर्य को एक चांटा भी लग गया। तो नरेन बोलता है कि चांटा तो इसे लगाना ही था मुझे। इतने दिनों से ये इस लड़की को घर का सारा काम करवाता हुआ देख रहा है, मगर इसने कभी भी इसके लिए एक बार भी स्टैंड नहीं लिया। लेकिन ये नहीं हुआ कि एक बार आकर अपने मम्मी पापा को बता दे, सारी चीजें सच सच बता दे, एक बार आकर बातें कर ले। इसकी सगाई की बात, इसके बाद उसके मुंह में भी एक शब्द नहीं निकला कि मैं ये सगाई नहीं करूंगा। तो धैर्य भी एकदम से खुश हो गया था क्योंकि उसके पापा को सब कुछ सच भी पता चल गया था और फिर उसके पापा ने इस रिश्ते को एक्सेप्ट भी कर लिया था। इसीलिए धैर्य के दिल में तो आज दुनिया भर का सुकून भर गया था। वो जल्दी से नरेन के पास आया और फिर बिना डरे ही उन्हें अपने गले लगाकर बोलता है कि आई लव यू पापा, आई लव यू वेरी वेरी मच। तो नरेन को गुस्सा तो अभी बहुत ज़्यादा आ रहा था धैर्य के ऊपर, लेकिन जब धैर्य ने इतनी फीलिंग के साथ उसे अपने गले लगाया, उसे अपने आई लव यू बोला, तो उसका सारा का सारा गुस्सा छू मंतर हो गया था। उसने भी अब धैर्य को पकड़कर कसते हुए कहा कि मैंने क्या समझाया था तुझे कि अगर सही हो तो झुकना नहीं चाहिए, कभी भी मत झुकना। अगर तुम सही हो तो हमेशा अपना स्टैंड लेना, और फिर तुम सही थे फिर भी तुम झुक रहे थे, मुझे बस इस बात का गुस्सा है। इतना कहकर उसने धैर्य को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर उसकी बाजुओं को पकड़कर कहा कि तुम नरेन राठौड़ के बेटे हो धैर्य, समझे, तुम डरते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, शेर की तरह जीना सीखो। तुम्हारा बाप आज तक किसी से भी नहीं डरा है और फिर तुम्हें भी नहीं डरना चाहिए, समझ गए ना तुम। अब जाओ अपनी माँ को संभालो, वो अभी भी बहुत ज़्यादा सदमे में खड़ी हुई है, उसे संभालो जाकर। तो धैर्य ने भी सौम्या की तरफ देखा जो चुपचाप से शांति से खड़ी हुई थी, उसके आंखों से हल्के हल्के आंसू बह रहे थे और फिर धानी को भी देखे जा रही थी। धैर्य ने भी धानी का हाथ पकड़ा और फिर उसे सौम्या के पास लेकर गया। तो धैर्य बोलता है कि सॉरी माँ, मुझे कम से कम आपको तो बता ही देना चाहिए था, मगर मैं आपको भी नहीं बताया पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप मुझसे गुस्सा भी मत होइएगा। जब जब बताने की मैंने हिम्मत करी थी ना, तब तब आप बानी के रिश्ते की बात मुझसे करने लग जाती थी, इसीलिए मैं हिम्मत नहीं कर पाया आपको बताने के लिए। तो सौम्या ने भी हाँ में बस अपनी गर्दन हिला दी और फिर चुपचाप से घर के अंदर चली गई। धानी की आंखों में तो एकदम से पानी आ गया था, उसे समझते देर नहीं लगी कि सौम्या वो अभी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसे शायद सौम्या उसे पसंद नहीं करती है। और फिर धैर्य ने धानी की ओर देखा और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर माथे को चूमकर प्यार से कहा कि वो मेरी माँ है, कभी भी नहीं नाराज़ होगी तुमसे, वो ज़रूर मान जाएंगे। शायद अभी थोड़ा सा सदमे में है ना, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन में अंदर चली गई है, प्लीज़ तुम टेंशन मत लो धानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नरेन ने भी अब उन दोनों को देखकर कहा कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, कहना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन उसने धैर्य की शादी के लिए बहुत ज़्यादा सपने देखे थे, बहुत ज़्यादा खुश थी वो अपने धैर्य की शादी करने के लिए। समझ रही हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। धानी ने तो बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी और फिर तभी गुस्से में मिस्टर बजाज ने कहा कि मिस्टर राठौड़, ये क्या बदतमीजी है आप सबकी, आप सब पहले से जानते थे कि आपका बेटा पहले से ही शादीशुदा है, तो आप अपने बेटे की सगाई मेरी बेटी से क्यों करना चाहते थे। आप सबने मेरी बेइज्जती करी है यहाँ पर हम सबको बुलाकर, ये बहुत गलत किया है आपने। यह सुनते ही नरेन ने भी गुस्से में मिस्टर बजाज को देखकर कहा कि आपकी बेटी मेरे बेटे के सामने घुटनों के बल बैठी हुई थी, उससे माफ़ी मांग रही थी, सौम्या से माफ़ी मांग रही थी, और फिर यहाँ पर खड़ा हुआ हर एक इंसान ये बात अच्छे से जानता था कि मेरे बेटे ने सगाई से मना भी कर दिया है। आपकी बेटी जिद कर रही थी, तो मुझे पर ये इल्ज़ाम मत लगाइएगा। ठीक है कि मैं अपने बेटे की सगाई आपकी बेटी के साथ करने वाला था, मैंने उसे एक बार भी फोर्स नहीं किया था, आपकी बेटी खुद ही मेरे बेटे के साथ सगाई करने
पर जिद कर रही थी, तो बस मैंने आपकी बेटी का साथ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपकी बेटी को जरा सा भी बुरा लगे। मिस्टर बजाज गुस्से में राठौड़ की तरफ देखते हैं और फिर मिस्टर बजाज ने भी दांत पीसते हुए कहा कि बातों को घुमाइए मत मिस्टर राठौड़, ये बहुत गलत किया है आपने। ये सारी बातें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन आप कल रात ही जान गए थे ना कि आपका बेटा शादीशुदा है, तो फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो नरेन ने भी थोड़ा सा अकड़ कर कहा कि सही कहा आपने मिस्टर बजाज, मुझे बातों को नहीं घुमाना चाहिए, मुझे सीधा सीधा आपसे सारी बातें करनी चाहिए। लेकिन मैं अपने बेटे की खुशी चाहता हूँ और फिर मेरे बेटे की खुशी तो धानी में है, वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और रही बात आपकी बेटी की, तो ज़रा अपनी बेटी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर तो एक बार नज़र डाल लीजिए। आपकी बेटी किसी लड़के से पहले से ही प्यार करती है और वो उसके साथ भागकर शादी भी करना चाहती है। और फिर जानते हो लड़का कौन है? इतना कहकर नरेन ने एक वेटर की तरफ इशारा किया और फिर दो वेटर एक लड़के को लेकर मिस्टर बजाज के सामने आ जाते हैं। और वो लड़का कोई और नहीं था, बानी का ही बेबी था, जो अभी अभी वहाँ से गया था। बानी से मिलने के बाद बानी अपने बेबी को देखकर आंखें फाड़े नरेन को ही देखे जा रही थी और फिर नरेन ने भी बानी का देखना इग्नोर कर दिया और फिर सीधा मिस्टर बजाज के सामने जाकर उनसे कहा कि ये आपकी बेटी का बेबी है, बेबी आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। ये यकीन नहीं आता है तो अपनी बेटी से खुद ही पूछ लीजिए कि क्या ये इस लड़के को पहले से जानती है या फिर नहीं। आपकी बेटी इस छछुंदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इस छछुंदर के साथ शादी भी करना चाहती है मेरी प्रॉपर्टी को हासिल करने के बाद। मिस्टर बजाज ने नरेन की बातें सुनकर बानी की ओर देखा और फिर बानी ने भी अपना सिर नीचे झुका लिया था, जैसे सच में वो शर्मिंदगी का सामना कर रही हो। मिस्टर बजाज को भी समझते देर नहीं लगी कि मिस्टर राठौड़ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिस्टर बजाज ने गुस्से में बानी का हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हें तो मैं घर चलकर बताता हूँ, तुमने तो मेरी हर जगह बेइज्जती करवा कर रखी है। मुझे तो लगा था कि ये लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन तुम तो हमारी बेइज्जती नीलाम करने पर पहले से ही तुली हुई। तुमने ये बहुत गलत किया है बानी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस तुम घर चलो। इतना कहकर वो अपनी बेटी को वहां से खींच कर लेकर जाने लगे और फिर तभी पीछे से बंदरों की टुकड़ी ने एक साथ कहा कि बानी अपने बच्चे को तो लेकर जा, तुम्हारा बेबी यहीं पर है जो बहुत ज्यादा रोएगा, प्लीज अपने बेबी को भी लेकर जाओ। उस लड़के ने गुस्से में बंदरों की टुकड़ी को घूर कर देखा और फिर वो भी वहां से चला गया। तो नरेन ने भी सारे मेहमानों के सामने धानी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरी बहू धानी। धानी आज से हमारे घर की बहू है और हमारे धैर्य बेटे की पत्नी है। और तभी पार्टी में से किसी औरत ने कहा कि मिस्टर राठौड़ इसके माँ बाप नहीं है क्या? ये सुनकर धानी की नजरें एकदम से झुक गई थी। नरेन ने उस लेडीज को देखकर कहा कि मैं हूं ना इसका बाप और सौम्या है इसकी माँ, और फिर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये मेरे बेटे की पसंद है और मेरा बेटा इसे पसंद करता है, इससे उसने शादी करी है और ये मेरे बेटे की पत्नी है और हमारे घर की बहू है। मेरा बेटा इसके साथ खुश है तो हम भी इसके साथ खुश हैं। इतना कहकर नरेन ने धानी के सिर पर प्यार से अपना हाथ रखकर फेरा और कहा कि उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें। बेटा हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है, तो फिर इतना ज्यादा उदास क्यों हो रही हो तुम? धानी की आंखों में हल्का हल्का सा पानी आ गया था जो शायद खुशी का आंसू था। और फिर तभी धैर्य ने सबकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा कि प्लीज आप सब खाना खाकर जरूर जाइएगा। बड़े पापा की चंद्रकला कहती है कि मेहमानों को जरूर खाना खा के विदा करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। तो वहीं दादी जो सोफे पर दादाजी के साथ में ही बैठी हुई थी वो भी मन ही मन बड़बड़ाती है कि हाँ, जैसे चंद्रकला की तो सारी बातें तुम सबके सब मानते हो। दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा कि क्या हुआ चंद्रकला, इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो? तो चंद्रकला बोलती है कि देखा आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, निव्यांश ने कन्या दान कर दिया और धैर्य दुल्हन भी लेकर आ गया और फिर घर के बड़ों को तो पता भी नहीं चला, और तो और छोड़ो इसने तो नील को भी बताना जरूरी नहीं समझा। मेरे कमर में दर्द रहने लगा है, वरना सच कहती हूँ संजय के पिताजी, नरेन ने तो हल्के हाथ का ही धैर्य को एक थप्पड़ मारा है, मैं तो बहुत तेज से मारती इसके सिर पर, इसका सिर ही फोड़ देती मैं। दिग्विजय सिंह जी ने भी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि हाँ हाँ जानता हूँ चंद्रकला, थप्पड़ मारने में तो तुम पहले से ही एक्सपर्ट हो, तुम्हारा थप्पड़ तो सारे रीडर्स मिस भी करते होंगे, शायद उन लोगों को भी तुम्हारे थप्पड़ की याद जरूर आती होगी। चंद्रकला कुछ कहती उससे पहले ही पार्टी में जोर जोर से गाने की आवाज आने लगी और फिर अब तो बंदरों की टुकड़ी मस्ती में आ चुकी थी, उन्होंने भी डांस करना
करना शुरू कर दिया था। सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश थे और बंदरों की टुकड़ी ने भी सचादेवा ब्रदर्स और एक एक करके वानर सेना को भी डांस फ्लोर पर खींच लिया था। लगभग अब पूरी फैमिली आपस में ही डांस कर रही थी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। दिग्विजय सिंह जी भी ये सब कुछ देखकर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर चंद्रकला से बोलते हैं कि देखा चंद्रकला, हमारे नसीब कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हमारा पूरा परिवार एक साथ है और कितना ज़्यादा खुश है। दुश्मन लाख चाहें लेकिन हमारे परिवार को अलग नहीं कर सकते हैं, हमारे परिवार को तोड़ नहीं सकते हैं। मुझे तो बस यही चाहिए, हमारे परिवार में ऐसे ही खुशियाँ बनी रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या सोमनाथ और अनुष्का मिलकर कर देंगे प्रताप फैमिली को फिर से अलग? क्या हो जाएगा रुद्र और नील का बिछड़न? क्या होगा इस कहानी में, आगे पता चलेगा आपको। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड।